कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। आज चौधरी इंटरप्राइजेज के कोने कोने को फूलों से सजाया गया था। आज इस कंपनी का बॉस, जो अब पूरी तरह से ठीक हो गया था, लगभग 1.5 साल बाद वापस आ रहा था। उसके स्वागत में हर वर्कर फूलों की माला लिए इंतजार कर रहा था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे पोर्च में जा करके रुकी थी। चौधरी जी और आकाश उतर करके खड़े हो गए थे। दूसरी गाड़ी से दार्सिल और सुरभि के उतरते ही वहां का मैनेजर आया था। वेलकम सर, कैसे हैं आप? दांत निपोरते हुए वो दार्सिल को गुलाबों का बुके थमाते हुए बोला था। थैंक यू, मैं तो ठीक हूँ शर्मा जी, आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो बुके थाम करके उनके पान चबाने के ढंग को देख करके बोला था। चलिए ऑफिस में चलते हैं। वो फिर से दांत निपोर दिया और सबको लॉबी से होते हुए एक सुसज्जित कमरे में ले करके आया था। वो कमरा दार्सिल का ऑफिस था। कमरे के बीच में टेबल रखा था और साथ में घूमने वाली कुर्सी लगी थी। टेबल पर लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसकी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। दीवारों पर सफ़ेद पेंट किया हुआ था। पीछे एक खिड़की बनी हुई थी, जिस पर कमरे के रंग के मैच के पर्दे लगे हुए थे। कमरे में ही लगा एक वॉशरूम था, जिसके दरवाजे बंद थे। रैक पर कुछ फाइलें कतारों से रखी थी। दार्सिल सारी चीज़ों को गौर से देखने लगा था। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगी थी। उसने बुके को रैक में जा करके रख दिया था। बैठो बेटा, ये आपकी ही कुर्सी है। तेरा कब से इंतजार कर रही थी। अब अपनी जिम्मेदारी अब उठा और मुझे रिटायर कर। मैं घर में अपनी बहू के हाथ का बना खाना खा करके आराम से रहना चाहता हूँ। चौधरी जी मुस्कुरा करके दार्सिल को कंधों से पकड़ करके कुर्सी पर बैठाते हुए बोले थे। दार्सिल और सुरभि के साथ आकाश और शर्मा जी भी चौंक गए थे। सर की शादी हो गई, ये तो डबल खुशी की बात है। बधाई हो सर आपको, शर्मा जी दांत निपोड़ करके बोले। शट अप शर्मा जी, दार्सिल ने उन्हें डांटा था। पापा आप भी ना, क्या बोले जा रहे हैं? वो नाराज हुआ था, पर उसकी तिरछी नज़र सुरभि के चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। चौधरी जी हंस करके बोले थे, मुझे यकीन है दार्सिल, तुम सारा काम अकेले संभाल लो। मैं अब काम कर करके थक चुका हूँ। तुम जल्दी से शादी करके मुझे बहू ला दो, फिर तुम यहाँ रहना और मैं अपनी बहू के साथ घर पर रहूँगा। वो फिर से हंसते हुए बोले थे। उनकी बात पर सब हंसने लगे थे। सुरभि भी खुल करके हंसी थी। दार्सिल ने उसे गुस्से से देखा था। वो घबरा करके चुप हो गई थी। शर्मा जी, बीते 1.5 सालों में ऑफिस में हुए हर कॉन्ट्रैक्ट और डील के पेपर उसके प्राइस रेट के पेपर के साथ मेरे टेबल पर ले आइए, दार्सिल बोला था। सर वो आप एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में चलने की कृपा करें, तब काम होता है, वो मिमियाते हुए बोला था। क्या है वहाँ? दार्सिल अपना लैपटॉप टेबल पर रख करके ऑन करने लगा था। शर्मा जी घबरा करके चौधरी जी को इशारे से बोलने का इशारा करने लगे थे। बेटा, तुम्हारे इतने दिनों बाद आने की खुशी में सारे वर्कर तुम्हें देखना चाहते हैं, चौधरी जी ने कहा तो दार्सिल उन्हें नाराज सा देखने लगा। बस कुछ मिनट बेटा, तुम तो आज वैसे भी यहाँ की स्थिति देखने आए थे ना। तुम काम कल से शुरू करना, आज उन सब से मिल लो, वो उसे मनाते हुए बोले थे। ओके चलिए शर्मा जी। वो उठ करके खड़ा हुआ तो चौधरी जी और आकाश भी उठ करके तैयार हो गए थे। कमरे से बाहर निकल करके दार्सिल बगल वाले कमरे पर लगे पर्दे को देख करके भावुक हो गया था। ये कमरा रक्षित का था। दोनों भाई अलग अलग बैठ करके सारे काम करते थे। चौधरी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिसे दार्सिल ने पकड़ लिया था। शर्मा जी, ये कमरा आप मिस सुरभि के लिए रेडी करवा दीजिए। कल से वो इसी कमरे में बैठेंगी। अपनी बात बोल करके वो आगे बढ़ने लगा था। सर, यहाँ तो आकाश सर बैठते हैं, शर्मा जी घबरा करके बोले थे। आकाश चुप था और चौधरी जी सोच में पड़ गए थे। आकाश, तुम पापा के केबिन में अपना सामान शिफ्ट कर लो, सुरभि मेरे बगल में रहेगी। अपना फैसला सुना करके वो वहां से आगे बढ़ गया था। आकाश के चेहरे पर सन्नाटों का शोर तैरने लगा था।
चौधरी जी कुल बोल नहीं सके थे। शर्मा जी सबको कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर के आए थे। बड़ा सा स्टेज था जिस पर बैठने का उत्तम इंतजाम था। उसके सामने 1000 की संख्या में कुर्सियां लगी थी जिस पर वहां काम करने वाले वर्कर्स बैठे थे। सब दार्सिल को देखते ही उठ करके जोर से चिल्लाने लगे थे। उसने हाथ के इशारे से सबको बैठने का इशारा किया था। सब धीरे धीरे बैठ करके सेट हो गए थे। शर्मा जी ये सब करने की क्या जरूरत थी? सबके बैठने के बाद दार्सिल ने टेबल से मिनरल वाटर का बोतल उठा करके मुंह से लगाने से पहले मैनेजर से कहा, सर बस सारे वर्करों की इच्छा थी कि वो सब आपको सामने से देखें। आप 1.5 साल बाद जो आए हैं। वो हंसते हुए बोला था, पापा मैं तो आज बस सारा सिस्टम देखने आया था। ये सब इट्स ओके बेटा। सारे वर्कर तुम्हारे ठीक होने के बाद यहाँ आने के कारण बेहद उत्साहित हैं। तुम उन लोगों से 2 शब्द बस बात कर लो। चौधरी जी बीच में ही बात काटते हुए बोले थे। वो चुप हो गया था। सुरभि को दार्सिल ने देखा। वो खुद को यहाँ अजनबी की तरह महसूस कर रही थी। मिस सुरभि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? दार्सिल के अचानक पूछने पर वो हड़बड़ा गई। नो नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इजी हो करके बैठिए। हाँ शर्मा जी मैं तो भूल ही गया था। इनसे मिलिए, ये है मेरी सेक्रेटरी सुरभि दास। वो शर्मा जी को बोला था। नमस्ते मैडम। दांत निकालते हुए वो सुरभि से बोला था। सुरभि ने भी मुस्कुरा करके नमस्ते किया था। उसने शर्मा जी को ध्यान से देखा। उनकी उम्र कोई 36-38 के आसपास की रही होगी। भरा भरा शरीर, सांवला रंग और नेवले की तरह तेज दोनों आंखें। उनके मुंह में पान भरा था जिससे वो बोलते वक्त गर्दन उठा करके बोला करते थे। दार्सिल उठ करके माइक स्टैंड के पास आ करके खड़ा हो गया था। उसके सामने सारे वर्कर काफी उत्साहित होकर के बैठे उसे ही देख रहे। कैसे हैं आप लोग? सारे वर्कर उत्साहित होकर के हाथ हिलाते हुए ठीक हैं बोले थे। उनमें से उठ करके एक आदमी स्टेज पर चढ़ करके आया था। स्वागत है आपका सर, आज बहुत महीनों बाद आप आए हैं। वो सारे वर्करों का हेड था। माला लेकर के स्टेज पर आया था। उसने दार्सिल को पहनाने की कोशिश की पर उसने माला हाथ में ले लिया था। इन सब की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आज मैं बस आप लोगों से ही मिलने आया था। आप लोग सब ठीक है ना? जी सर सब ठीक हैं और सब सही चल रहा है। अब आप आ गए हैं तो और भी अच्छा होगा। वो मुस्कुरा करके बोला और वापस नीचे चला गया था। आप सारे लोग अच्छे से तो हैं? वो मुस्कुराते हुए हाथ उठा करके सबसे पूछ रहा था। चौधरी जी बस बैठे थे, बाकी सब उठ करके खड़े थे। सुरभि भी कुछ दूर पर खड़ी हो गई थी। वो आज दार्सिल का एक नया रूप देख रही थी। हाँ हम सब ठीक हैं। एक साथ सबकी आवाज से पूरा कॉन्फ्रेंस रूम गूंज उठा था। सुरभि ने अपने कान ढक लिए थे। सर हम सब आपके ठीक होने की दिल से दुआ कर रहे थे। आप ठीक हो गए, हम सब बहुत खुश हैं। एक महिला स्टेज के आगे आ करके खुश होती बोली थी। आप सबकी प्रार्थना से ही तो मैं ठीक हुआ हूँ। और मैं और भैया, वो भावना में बहता रक्षित का नाम लेने लगा था। वहां एकदम शांति हो गई थी। पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया था। चौधरी जी की आंखें सहसा नम हो उठी थी। दार्सिल ने खुद को संभाला था। वो हौले से मुस्कुराया और बोला, भैया तो नहीं रहे पर उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी आप सभी के कंधों पर डाल दी है। तो बोलिए आप सब मेरा साथ देंगे? हमेशा हर काम में मेरे साथ खड़े रहेंगे ना? हाँ सारे वर्कर उठ करके खड़े हो गए थे और जोर से चिल्ला करके दार्सिल को अपने साथ होने का एहसास दिला रहे थे। वो खुश होकर के हंस दिया था। मैं आज बस यहाँ देखने आया था। मैं कल से वापिस आना शुरू कर रहा हूँ। आप सबके लिए मेरी तरफ से इस महीने की सैलरी के साथ एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। उसने अपने ठीक होने की खुशी में ये घोषणा की थी और चौधरी जी की तरफ देखने लगा था मानो पूछ रहा हो कि मैंने सही किया ना। उन्होंने हंस करके आंखों के इशारे से सहमति दे दी थी। सारे वर्करों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब आपस में बातें करने लगे थे। शर्मा जी अभी भी शॉक्ड में खड़े थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दार्सिल इस तरह इतने वर्करों को एक्स्ट्रा बोनस दे सकता है। शर्मा जी अपना मुंह बंद कीजिए, वो हंस करके बोला
था, सर कैसे आपने ये कैसे कर दिया, आपके शौक खत्म ही नहीं हो रहे हैं। शर्मा जी, मैंने अपने ठीक होने की खुशी में ये बोनस दिया है। अब आप जाइए और सारे डील्स के पेपर निकलवाइए, कल आते ही सब मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। और हाँ, सुरभि मिस का कमरा भी रेडी रहना चाहिए। उसके चेहरे में हंसी गायब थी और वो अब अपने फॉर्मल रूप में आ गया था। जी सर, मैं जाता हूँ, कल आपको सारे चीज समय पर मिल जाएंगे। वो दांत निपोरे बोला और अपने बैग बगल में संभाले तेजी से चला गया था। वो अभी भी अचंभित था, क्योंकि दारसिल तो ऐसा स्ट्रिक्ट था कि किसी वर्कर के सही से काम ना करने पर उसे नौकरी से निकाल बाहर करता था। किसी की मामूली गलती पर भी सजा दिया करता था, वो भी उसकी सैलरी से पैसे काट करके। आज वही दारसिल सबको खुशी से बोनस दे रहा था। ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी। सर बदल गए हैं, बहुत ज्यादा बदल गए हैं, अब मुझे बहुत संभल करके रहना होगा। वो तेजी से पान चबाते सोचता स्टेज से उतर करके भागा था। अब आप सभी अपने अपने काम में वापस लग जाइए। आप सब अपने काम को जिम्मेदारी से करते आए हैं, इसलिए आज ये कंपनी शहर की नंबर 1 में गिनी जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम सब मिल करके इस कंपनी की साख इसी तरह से बनाए रखेंगे। सबके अंदर एक नया जोश भर रहा था। वो हम सब आपके साथ हैं सर, सब चीख करके बोलते हुए बारी बारी निकलने लगे थे। उनके भयानक एक्सीडेंट के बाद और अपने भाई को खोने के बाद अब उसने अपने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब एक रोशनी की किरण बन करके सुरभि उसकी जिंदगी में आई थी। उसने उसे निराशा के भंवर से बाहर निकाला था। आज अपने पुराने समय में आ करके वो बेहद खुश था, पर रक्षित को भी बहुत मिस कर रहा था। सुरभि, मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? वो दोनों सबसे विदा ले करके लॉबी से निकल रहे थे तो दारसिल ने पूछा था। ओ सर, मैंने भैया को नहीं बताया है, एक बार कॉल कर लूं तब बताती हूँ, कुछ सोचते हुए वो बोली थी। मिस सुरभि दास, आपको याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ आपको। मेरे साथ रात के 8 बजे तक काम करना। अब इतने समय में जो करा लूं तो इट्स माई ऑर्डर। अब चलें? वो जब गुस्से में होता था तो ऐसे ही उसका पूरा नाम लेता था और आप कह करके बात करता था। वो चुप हो गई थी, बात तो उसकी सच थी। जी सर चलिए, वो बेमन से बोली थी। उसकी इच्छा थी आज यहाँ से सवेरे घर जा करके आराम करने का, पर शायद ये संभव नहीं था। वो उसे घूरते हुए आगे बढ़ गया था। सर, मैं होटल चार्म लाइट में टेबल बुक कर दूं? आकाश उन दोनों को पोर्च तक छोड़ने आ रहा था। दारसिल की बात सुन करके वो बोल पड़ा था। आकाश, हम कॉफी पीने जा रहे हैं, डिनर करने नहीं। तुम जाओ, पापा के केबिन में अपना सामान शिफ्ट करने में शर्मा जी की मदद करो। हम कल मिलते हैं, बोल करके उसने आकाश को वापस भेज दिया। वो कुछ दूर ही गया था कि दारसिल ने उसे आवाज दिया। 1 मिनट आकाश, पापा ने बताया था कि भैया वाले ऑफिस को तुम संभाल रहे हो। जी सर, छोटा सा जवाब दे करके वो खड़ा था। ओके, जो नए प्रोजेक्ट लिए हैं तुमने, कल मेरे हैंड ओवर कर देना। अब तुम पापा के साथ उनके ऑफिस में सब संभालना, भैया और अपना डिपार्टमेंट में संभाल लूंगा। वो बोलता ड्राइवर के खोले दरवाजे के अंदर सुरभि को बैठने का इशारा किया और दूसरी तरफ से खुद जा करके बैठा था। ड्राइवर, व्हाइट पर्ल रेस्टोरेंट चलो। बैठने के बाद वो बोला और सीट से टेक लगा करके आंखें बंद कर लिया था। उसे कुछ थकान का अनुभव हो रहा था, पर आज वो सोच करके ही आया था कि सुरभि के साथ कॉफी पिएगा। उनकी गाड़ी कब की जा चुकी थी, पर आकाश वहीं खड़ा रह गया था। उसके चेहरे के भाव कुछ बदले से नजर आ रहे थे। सर, आपको चौधरी सर ऑफिस में बुला रहे हैं, एक आदमी आ करके बोला था। वो उसके पीछे चल पड़ा था। लो, मेनू ऑर्डर करो, आज मैं तुम्हारे पसंद का कुछ खाना चाहता हूँ। वेटर के आने पर उससे मेनू कार्ड ले करके वो सुरभि की तरफ बढ़ाते हुए बोला था। वो गाड़ी से उतर करके रेस्टोरेंट में आने तक चुप थी, चौंक गई थी। दारसिल को अपनी तरफ देखता पा करके वो धीरे से बोली थी, सर, हम तो बस कॉफी पीने आए हैं ना, कुछ हल्का सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो कुछ दिक्कत भी तो नहीं होगी। वो मुस्कुरा करके बोला था। सर, मुझे आइडिया नहीं है, आप ही कुछ मंगवा लीजिए। नहीं सुरभि, आज तो मैं तुम्हारे ही पसंद का खाऊंगा। लो देखो,
क्या सब लिखा है, कुछ ऑर्डर करो। उसने सुरभि की तरफ मेनू कार्ड बढ़ा दिया था। सुरभि बुरी तरह से फंस गई थी। वो आज पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई थी। क्या ऑर्डर करे जो दार्सिल को पसंद आए। वो मेनू पढ़ते हुए सोच रही थी। अचानक उसे याद आया, ललिता हमेशा ट्रॉली में कोई सैंडविच और कबाब लिए आती थी जो दार्सिल खुद भी खाता था और उसे भी खाने को बोलता था। वो खुश हो गई थी। चीज सैंडविच और पनीर कबाब ले आइए। वेटर मेनू ले करके चला गया था। दार्सिल उसके ऑर्डर पर चौंक गया था। सब कुछ उसी के पसंद का था। उसने सुरभि की ओर देखा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान को महसूस कर चुका था। वो समझ गया कि उसने घर के नाश्ते के अनुसार उसकी पसंद का अंदाजा लगा लिया है। वो उसकी चालाकी पर खुश हुआ था। तो मेरे साथ यहाँ आ करके तुम्हें अच्छा लगा सुरभि। नाश्ते के बाद कॉफी पीते हुए वो उससे पूछने लगा था। जी ठीक है। क्या ठीक है? ये ठीक क्या होता है मिस सुरभि? आप कोई बात सीधे से नहीं बोल सकती हैं। वो तेज नजरों से उसे घूरता बोला था। सुरभि घबरा गई थी। उसने अंतिम घूंट भरा और कप टेबल पर रख दिया। अच्छा लगा सर आपके साथ कॉफी पी करके। अब घर चलें, देर हो रही है। दार्सिल ने बिल मेनू कार्ड में रख दिया था और उठ करके खड़ा हो गया। वो दोनों बाहर आ गए थे। ड्राइवर उनके लिए दरवाजा खोल करके खड़ा हो गया था। मिस सुरभि, आप अपना कोई फैसला खुद से नहीं लेती हैं क्या? हर बात में भैया से पूछ लूं क्यों करती हैं? आप अब बच्ची नहीं है जो हर चीज में उन पर डिपेंड रहती हैं। कुछ चीजें खुद की मर्जी से भी करनी चाहिए। उसे यहाँ आने की बात याद आ गई थी तो उसे सुनाने लगा था। सर पापा के जाने के बाद भैया और भाभी ही मेरे सब कुछ हैं। मैं उन दोनों की मर्जी से ही आपके यहाँ काम कर रही हूँ, वरना मेरा इरादा काम करने का बिल्कुल भी नहीं था। वो दार्सिल से आहिस्ते से बोली थी। अपनी मर्जी तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। दार्सिल चुप हो गया था। वो सुरभि के इसी फिलॉसफी से चिढ़ जाता था। उसने इन 4 महीनों में हमेशा सुरभि को डरे हुए देखा था। कई बार उसने जानने के लिए उससे पूछा भी था मगर वो बात टाल जाती थी। दार्सिल को उसे हमेशा खुश देखने का जी करता था, पर सुरभि की कम बोलने और कम हंसने की आदत ने उसे परेशान कर दिया था। कल से 10 बजे वापिस आना है, याद रखना। और सुनो, अपने भैया को बोल देना कि रात को रोज तुम मेरे साथ ही वापस आओगी। ये भी बता देना कि कभी कभी लेट भी हो सकता है। वो उसे बता रहा था। सर मैं खुद से चली जाऊंगी, आप परेशान। मैंने कह दिया है अपने भाई से पूछ लेना, वरना मैं उससे खुद बात कर लूंगा। दैट्स फाइनल। अब वो बहुत गुस्से में आ चुका था। सुरभि चुप हो गई थी। उसे दार्सिल के गुस्से से घबराहट होने लगी थी। वो आंख बंद करके घर जल्दी आने की दुआ करने लगी थी। गुड बाय मिस सुरभि। उसके घर के आगे सड़क पर गाड़ी रुकी थी। जब सुरभि उतर गई थी तो पीछे से दार्सिल ने कहा था, बाय सर बोल करके सड़क पार करने लगी थी। सुरभि जब तक अंदर नहीं गई गाड़ी वहीं खड़ी रही। उसके जाते ही दार्सिल मायूस हो करके ड्राइवर से घर चलने को बोला था। अभी तो शाम के 5 ही बज रहे हैं, घर पर क्या करूंगा जा करके, वो मन में सोच रहा था। उसे अचानक से सुरभि का छोटा सा मोबाइल सेट याद आया था। वो कुछ सोचता ड्राइवर को पास के ही मोबाइल शॉप में चलने को बोला था। तो अब तुम ऑफिस में काम करोगी? रात के खाने के समय रूपा उससे बोली थी। अगर आप बोलिए तो मैं जॉब छोड़ दूं भाभी, सुरभि एक उम्मीद से बोली थी। वो भी सोमित के बार बार कॉल पर अपनी बेचैनी बताने से सुंदर सपने सजाने लगी थी। उसका मन था कि अब भैया उसकी शादी करके सोमित के घर भेज दें। ऐसा सोचना भी मत। तुम चौधरी जी के घर काम करो या ऑफिस में, क्या फर्क पड़ता। अभी तो 4 महीने ही हुए हैं सुरभि, तूने नौकरी छोड़ने की बात क्यों की? मोहक गुस्से में बोला था। आपने तो उनके घर के लिए मुझे काम पर लगाया था ना भैया। ऑफिस तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। वहाँ ढेर सारे लोग हैं, ढेरों वर्कर हैं। तो तू दार्सिल की सेक्रेटरी है ना, तो तेरा केबिन अलग होगा और तुझे किसी से क्या मतलब है। तू घर पर भी दार्सिल का ही काम करती थी, वहाँ भी उसका ही काम करेगी। इसलिए अपने डर को खत्म कर और ऑटो पकड़ करके आया जाया करना। कोई परेशानी नहीं है, तेरे भैया भी तो रोज आना जाना करते हैं ना। रूपा सारी बात स्पष्ट कर समझा दी थी। सुरभि का खाने से दिल उचट हो गया था।
उसके हाथ रुक गए थे। उसे दारसिल की बात याद आई थी। ओ भैया, दारसिल सर ने कहा था कि मुझे रोज वापसी में उनके साथ गाड़ी में आना है। हो सकता है कभी कोई मीटिंग हो या एक्स्ट्रा काम हो तो कभी कभी लेट हो सकता है। उन्होंने कहा था आपको बता देना। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस तू फोन करके बता दिया करना। ओ मगन हो करके खाते हुए बोला था। सुरभि अपने भैया भाभी को खाते देखने लगी थी। उसका मन खट्टा हो गया था। मेरा हो गया, आप लोग खा करके सो जाना, मैं सोनू मिट्ठू को सुला करके आती हूँ, तब सब साफ कर लूंगी। अपने आंखों के किनारे पोंछते हुए वो उठ करके चली गई थी। मोहन, कल चौधरी जी को इसकी सैलरी 60,000 करने को बोलना, रूपा लोभ से बोली थी। रूपा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है वो सुरभि को काम से निकाल दे। मैं 50 करने को बोलूंगा, फिर ऑफिस में तो बोनस और भी सुविधाएं मिलेंगी ना, उसने सोच करके कहा था। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है, 50,000 ही करने को बोलना। वैसे भी जो मिलता है सब मेरे ही हाथ पर तो ला करके रख देती है सुरभि। वो हंसते हुए बोली, वैसे एक बात है मोहन, तुम्हारी बहन है बहुत भोली, हमें इसके भोलेपन को ऐसे ही बना करके रखना होगा। मोहन उसके सुंदर चेहरे के पीछे धूर्त सोच करके चुप रह गया था। वो दोनों आ करके सोने चले गए थे और सुरभि आ करके सारा डाइनिंग टेबल साफ करने के बाद किचन में बर्तन मल रही थी। किसी की आहट पर वो चौंक करके पलटी थी। भाभी, आप कुछ चाहिए था तो बुला लेती, वो बोतल खाली था तो भरने आ गई थी। उसके बोलने पर सुरभि उसके हाथ से बोतल ले करके पानी भरने लगी थी। वो मैं सोच रही थी सुरभि, अब कल से तो तू ऑफिस जाएगी और वहाँ काफी लोग होंगे, तो तुझे कुछ ढंग के कपड़े खरीद दूं। तुझे छुट्टी जब मिले तो मेरे साथ मार्केट चलना और कपड़े ले लेना, वो प्रेम से बोली थी। सुरभि उसकी बात सुन करके सोचने लगी थी। उसके हाथ में बोतल थमा करके बोली, अभी तो कपड़े हैं मेरे पास भाभी, फिर छुट्टी मिलेगी तब चलूंगी। चल, ये भी ठीक है, गुड नाइट, वो बोलती चली गई थी। सुरभि फिर से बर्तन साफ करने लगी थी। उसकी आंखें नम हो चली थी। दारसिल, आज तो तुम इतने समय बाद ऑफिस गए हो और कल से ही सारा काम अकेले कैसे संभालोगे? आकाश तो ठीक ठाक ही रक्षित का काम संभाल चुका है, उसे वही करने दो ना। तुम चाहो तो मेरे ऑफिस को हैंड ओवर कर लो। खाने के टेबल पर चौधरी जी उससे बोले थे। पापा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब सुरभि भी तो है मेरे साथ। मैं अपना और भैया का सारा काम संभाल लूंगा। आप आकाश से अपना सारा काम करवाइए, पर आपको मैं घर पर बैठने की इजाज़त नहीं दूंगा। यहाँ बैठ करके आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए आप ऑफिस में आकाश को गाइड किया कीजिए, वो मुस्कुरा करके बोला था। जैसी तेरी मर्जी, चौधरी जी मुस्कुरा करके बोले थे। अम्मा, आपका चेहरा क्यों लटका है? आज चाचा की याद आ रही है क्या? दारसिल खाना परोसते ललिता से हंस करके बोला था। आज वो कुछ उदास दिख रही थी। उसके पति ने उसे छोड़ करके दूसरी शादी कर लिया था, क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। दारसिल की माँ ने उसे अपने घर ला करके सारी जिम्मेदारी उसे दे दी थी, जिससे वो अपने सारे जख्मों को भूलने लगी थी। वो यहाँ आ करके रक्षित और दारसिल को पा करके बेहद खुश थी। जब से रक्षित और उसकी माँ का निधन हुआ था, सारे घर उसी के आर्डर पर चलते थे। वो बेहद स्वाभावी और ईमानदार औरत थी। चौधरी जी पूरा घर उसके हवाले कर निश्चिंत थे। नहीं छोटे मालिक, आज सुरभि दीदी को पूरा दिन नहीं देखा ना तो मन नहीं लग रहा था, वो सहजता से बोली थी। दारसिल की आंखों के आगे छम से सुरभि का चेहरा, भोला चेहरा आ गया था। उसका पेट अचानक भर गया था। वो दो ही रोटी खा करके हाथ रोक चुका था। ललिता से तो वो ऑफिस जाया करेगी, अब उसका यहाँ का काम खत्म हो गया है, वो यहाँ नहीं आएगी, चौधरी जी ने उससे कहा था। ललिता उदास हो करके उनको देखने लगी। भैया, आप तो चौधरी सर के घर जा रहे हैं ना? दूसरे दिन वो मोहन को कमरे से तैयार हो करके आते देखी तो पूछ बैठी थी। हाँ, तो वो जूते के लेस बांध रहा था। भैया, पैसा बढ़ाने की बात मत कीजिएगा,
अच्छा नहीं लगता है। वो धीमे लहजे में बोली थी। मैं बात करूंगा ना, तुझे क्यों शर्म आती है? तू चुपचाप अपना काम किया कर और मेरे भरोसे का फायदा मत उठाना। आज से तू अकेली बाहर जाया करेगी तो गलत लोगों पर भरोसा करके कुछ गड़बड़ मत कर लेना। उल्टे वो उसे ही डांट करके समझाने लगा था। वो चुप हो गई थी। रूपा हाल में खड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रही थी। सारे काम जल्दी जल्दी करके वो स्टॉप पर आ करके खड़ी हो गई थी। वो घबरा करके बार बार घड़ी देखे जा रही थी। सारे ऑटो भरे भरे आ जा रहे थे। उसे लगा आज वो समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाएगी। पहला दिन है और मैं आज ही लेट हो जाऊंगी। मायूसी से वो सोचते हुए भगवान को याद करने लगी थी। तभी एक ऑटो आ करके रुकी थी। वो खुशी से हाथ हिलाने लगी। ए रुको। वो बैठने ही जा रही थी तभी रंजन अपने दोस्तों के साथ उसके सामने आकर के खड़ा हुआ था। सुरभि का कलेजा मुंह को आने लगा था। ये ऑटो, तू चलता बन, मैडम अभी नहीं जाएंगी। ऑटो वाला रंजन को देख करके पहले घबरा उठा था। उसके बोलते ही 9 2 11 हो गया। सुरभि घबराती खड़ी थी। कल तू उस चौधरी के बेटे के साथ कहाँ गई थी और आज कहाँ जा रही है? तुझे तो हमारी गली आना था ना, फिर ये ऑटो क्यों पकड़ रही थी? ये तो दूसरी तरफ जाता है। वो कई सवाल एक साथ पूछने लगा था। उसकी निगाहें सुरभि के बदन पर फिसलने लगी थी। तुझको क्या मतलब है मैं किसी के साथ कहीं भी जाऊं? तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती हैं क्या? मुझसे दूर रहो। गुस्से से बोल करके वो दूसरे ऑटो को रोकने लगी थी। उसका जाता कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। तुझसे ही तो मतलब है मेरी जान, मैं तुझसे प्यार जो करता हूँ। रंजन ढिठाई से हंस करके बोलता उसकी कलाई पकड़ करके अपनी तरफ घुमाने लगा था। तड़ाक! सुरभि की जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर छप गई थी। वो आंखें फाड़े सुरभि को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो नफरत से बोल करके फिर से ऑटो रोकने लगी थी। ए, तुमने ठीक नहीं किया सुरभि, इसका जवाब तुम्हें जल्द दूंगा। अपने इसी हाथों से तुझसे हाथ जोड़ करके मुझसे माफी ना मंगवाया तो मेरा नाम रंजन सिंह नहीं। वो बेहद खूंखार होता बोल करके चला गया था। सुरभि के आगे एक ऑटो रुक गई थी। वो बैठ करके चली गई। तो मिस सुरभि दास, तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली। मैं तो तुम्हें दब्बू और कमजोर लड़की समझ रहा था। कुछ दूर पर खड़े गाड़ी के शीशे से मुस्कुराते हुए दार्सिल देखता सोच रहा था। वो सुरभि को पहले दिन अपने साथ ले जाने आया था, पर यहाँ का माजरा देख करके बेहद खुश हो गया था। चलो ड्राइवर, गाड़ी वापिस ले लो, बेहद सुकून से कह करके उस सीट से टेक लगा करके सोचने का अपना मनपसंद काम करने लगा था। आओ मोहन, यही नाम है ना तुम्हारा? चौधरी जी ने उसे दरवाजे से अंदर आते देख करके कहा था। जी सर। वो पास आ करके खड़ा रहा। ठीक है, बैठो। उसके बैठने के बाद वो मुख्य बात पर आ गए। हाँ तो बोलो, क्यों मिलना चाहते थे हमसे? सर, वो क्या है कि अब जब सुरभि यहाँ आने के बजाय आपके ऑफिस जाना शुरू की है तो उसके समय में भी चेंज हो गया है। ऊपर से दार्सिल सर ने कहा है कि वो वापसी में उन्हीं के साथ आया करेगी। पहले तो वो सुबह सारे काम करके आती थी और रात को जा करके भी सारा काम कर लेती थी, पर अब तो मुझे पूरे दिन और रात के लिए काम वाली को रखना होगा। तो वो चौधरी जी को देखता बोल रहा था। उनके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैली देख करके वो नजरें चुरा गया था। तो तुम क्या चाहते हो, खुल करके बोलो। मोहन को बोल करके वो सोचने लगे। दार्सिल ने सुरभि को लाने वाली बात मुझे तो नहीं बताई। खैर, अच्छा ही रहेगा। लड़की है, रात को अकेले आने से अच्छा दार्सिल के साथ ही आए। और मुझे तो लगता है कि दार्सिल उसे पसंद भी करने लगा है। ललिता काफी लिए आई थी, काफी ले लो मोहन। चौधरी जी दार्सिल और सुरभि के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा करके मोहन से बोले तो वो एक कप उठा लिया था। मैं चाहता था कि आप कुछ सैलरी बढ़ा देते तो घर चलाने में कुछ आसानी हो जाती। वो काफी पीते हुए बोला था। सारे बात घर से ही सोच करके आया था। चौधरी जी हंस दिए थे। ठीक है, मैं सुरभि की सैलरी 80,000 करता हूँ। अब तुम फुल टाइम सर्वेंट रख सकते हो, जिससे सुरभि को भी आराम हो जाएगा। बोलो ठीक है ना?
उसकी फटती आंखों को देखते हुए चौधरी जी बोले थे। जी जी सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूँ सर, मुझे भी ऑफिस जाना है। वो खुशी से बोलता सा बाहर निकल गया था। कहाँ जाना है तुम्हें? मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, छोड़ दूंगा, चौधरी जी बोले थे। जी, स्टील फैक्ट्री, शाहजहां रोड, चलो मेरा ड्राइवर छोड़ देगा। वो उठ करके खड़े हुए तो मोहन भी उठ गया था। दोनों बाहर आए। रमन गाड़ी ले करके रेडी था। उसने दरवाजा खोल करके चौधरी जी को पीछे बैठा दिया और मोहन को अपने आगे वाले सीट पर बैठने को कहा तो उसका मुंह लटक गया था। मोहन की मायूसी देख करके चौधरी जी उसे अपने पास पीछे की सीट पर ही बैठा लिए थे। वो खुश होकर के उनके बगल में बैठ गया था। मोहन आज पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ रहा था। गाड़ी की मखमली सीट पर बैठते ही उसे नींद आने लगी थी। वो खुशी से सीट के बैग पर सर टिका करके सो गया था। चौधरी जी उसका ये हाल देख करके हौले से मुस्कुरा दिए थे। सुनो रमन, इसे स्टील फैक्ट्री के पास छोड़ आओ, वो अपने ऑफिस के आगे उतरते हुए बोले थे। रमन गाड़ी बढ़ा ले गया था। लीजिए भैया, वो चौधरी इंटरप्राइजेज के पास ऑटो रोकने बोल करके पैसे दे करके भागी थी। अरे दीदी, छुट्टे तो ले लीजिए, वो चिल्लाया था। क्या आज रख लो, दूसरे दिन दे देना, बोलती वो तेजी से मेन गेट से अंदर घुस गई थी। मारे गए 10:15 हो गए हैं। आज दार्सिल सर क्या करेंगे? वो बड़बड़ाती भागी जा रही थी। देख करके नहीं चल सकते आप? आंखें रास्ते में गिर गई हैं क्या? किसी से वो साइड से टकराई थी और भड़क गई थी। अरे अरे सुरभि मैम, देख करके तो आप चलिए, कहाँ खोई हैं? मैं तो अपने रास्ते ही जा रहा हूँ। आकाश पोर्च से अपनी बाइक पार्क करके निकला था और उससे टकरा गया। ओह, आप हैं, सॉरी, ओ मैं जरा जल्दी में हूँ इसलिए बस, शर्मिंदगी से वो बोली थी। उसका गिरा बैग उठा करके आकाश ने उसे थमाया था। ये लीजिए मैम, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, वो हंस करके बोला। उसे सुरभि से टकरा करके बहुत अच्छा लगा था। चलिए मैं आपको ऑफिस तक ले चलता हूँ। थैंक यू, वैसे आप मुझे सुरभि ही बोला कीजिए मैम, अच्छा नहीं लगता है। वो भी मुस्कुरा दी थी और उसके साथ चल पड़ी थी। ये तुम ठीक कह रही हो सुरभि, एक मामूली पीए से इतना हंस करके बात करना शोभा नहीं देता तुम्हें। दार्सिल अपने 4th फ्लोर के ऑफिस की खिड़की से मेन गेट को देखता उसका इंतजार कर रहा था। वो सुरभि को जल्दी से आते देख करके मुस्कुरा रहा था, पर आकाश से टकराते देख गुस्से से आग बबूला होने लगा था। मैं अंदर आ जाऊं सर? दार्सिल के गुस्से से अनजान वो खुद को सामान्य करते हुए बाहर खड़ी पूछ रही थी। आप पूरे 20 मिनट लेट आई हैं मिस सुरभि दास। इस 20 मिनट का काम कैसे मैनेज होगा? हाथ के इशारे से अंदर बुलाते हुए वो चबा चबा करके बोल रहा था। अपने रॉकिंग चेयर पर बैठा वो उसे बेहद गुस्से से घूर रहा था। सुरभि घबरा गई थी। आकाश उसे लिफ्ट से वहां तक पहुंचा करके वापस फर्स्ट फ्लोर पर चला गया था। चौधरी जी का ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर ही था और आज से उसे उन्हीं के साथ बैठना था। सॉरी सर, ऑटो नहीं मिला। मैं आपका एक्सक्यूज सुनने यहाँ नहीं बैठा हूँ, और जब डिस्कस करके आप और समय बर्बाद कर रही हैं, वो घूरते हुए बोला था। सुरभि अब चुप हो गई और सर झुकाए नाखून से फर्श रगड़ने लगी थी। दार्सिल ने उसे गौर से देखा था। पिंक कुर्ती और सफेद दुपट्टे में वो गुलाबी परी की तरह खिल रही थी। कानों में छोटी सी बाली, नाक में नन्हा सा बूंदा और ओंठों पर नेचुरल लाली, बस ये ही उसका श्रृंगार था। बालों की उसकी लंबी चोटी लता की तरह बलखा रही थी। दार्सिल को उसका लटका मुंह देख करके तरस आ गया था। उसे सुरभि के नाखून रगड़ने वाली ये अदा बेहद पसंद आई थी, जो वो अक्सर उसकी डांट खाने के वक्त किया करती थी। वो मन में मुस्कुराता बोला, देखो सुरभि, मुझे समय से काम करने वाले बहुत पसंद आते हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए आज माफ कर रहा हूँ, पर कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ख्याल रखूंगी सर। वो अपनी रिहाई से खुश हो गई थी। बैठो, सामने के चेयर पर इशारा करके बोला तो सुरभि बैठ गई थी। ये कुछ अकाउंट के पेपर हैं जो आज चेक करके मुझे दो। इस अकाउंट का 1 महीने का पैसा
का लेन देन मुझे देखना है, तो तुम अपने कमरे में जाओ और काम शुरू कर दो। उसने एक फाइल उसके सामने रखी थी। ओके सर। वो उठ करके खड़ी हुई और बाहर निकलने लगी थी। सुनो, उसने पीछे से आवाज दिया था, ये लो फोन है तुम्हारे लिए। उसने नए मॉडल का बड़ा एंड्रॉइड फोन सेट उसकी तरफ बढ़ाया था। इसमें सिम भी लगा है और नेट पैक भी डला हुआ है। आज से तुम इसी को यूज करोगी। सुरभि ने उसके चेहरे पर देखा जहां खुशी चमक रही थी। वो हौले से बोली, सर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बात करने के लिए मेरे पास फोन है। मैंने तुमसे तुम्हारी जरूरत नहीं पूछी है सुरभि। मेरे कंपनी के हर वर्कर को नया मोबाइल सेट दिया जाता है, तो तुम्हारे लिए भी मैंने ले लिया था। रख लो, तुम्हारे पेपर वर्क में काम आएंगे। वो पास आकर के उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था। सुरभि के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था, उसे लेना ही पड़ा। थैंक यू सर, अब मैं जाऊं? वो फोन का सेट ले करके बोली थी। ठीक है जाओ, तुम्हारा कमरा दाईं तरफ है। कोई जरूरत हो तो इंटरकॉम से संपर्क कर लेना। यहाँ उठ करके बार बार आने की जरूरत नहीं है। वो फिर से अपने पुराने मूड में आता रुखाई से बोला और अपने लैपटॉप को देखने लगा था। सुरभि बाहर निकल गई थी। एक नंबर के खड़ूस बन गए हैं। घर पर तो ठीक रहते थे, पर अब देखो, ये नहीं करना, यहाँ मत आना, बस यही सब रह गया है। मुझे कोई शौक नहीं है उनका गुस्से से भभकता चेहरा बार बार देखने की। मैं तो अब सीधे काम खत्म करके ही जाऊंगी हूँ। बड़ा आए हैं भगाने वाले। वो धीरे से बोलती कमरे में घुसी थी। वैसे तो सुरभि बेहद शांत और कम बोलने वाली लड़की थी, पर अब दार्सिल के डांट के बाद मन ही मन चिढ़ करके बड़बड़ाना सीख गई थी। कमरा तो बहुत बड़ा और अच्छा है। अंदर घुस करके वो खुश हो गई थी। पूरा कमरा सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित था। कमरे के बीच में टेबल और रॉकिंग चेयर रखा था। वो जा करके बैठ गई और अपना बैग ड्रा खोल करके अंदर रख दी। अब वो मोबाइल सेट खोल करके देखने लगी। उसने पहली बार इतने महंगे मोबाइल को हाथ में पकड़ा था। उसे अच्छा भी लगा था और भैया भाभी को जवाब देने का सोच करके डर भी लग रहा था, कहीं वो दोनों गलत ना समझ बैठे। मोबाइल को कुछ देर तक चलाने के बाद उसकी नज़र टेबल पर रखे गुलाब के बुके पर गई। उस पर लिखा था, तुम्हारे पहले दिन की शुरुआत के लिए। वो मुस्कुरा दी थी। जो भी हो सर, बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी यूं बिगड़ जाते हैं कि डर लगने लगता है। वो बुकें उठा करके उसकी खुशबू अपने अंदर भरती बोली और मोबाइल सहित सारी चीज़ों को साइड करती वहां रखे लैपटॉप को ऑन करने लगी थी। अपने ऑफिस में बैठा वो लैपटॉप पर सुरभि की सारी हरकतें और बातें ध्यान से देख रहा था। उसने कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया था और अभी मुस्कुरा रहा था। चलो, तुमने माना तो मैं अच्छा हूँ, पर मुझे तो तुम हर वक्त अच्छी लगती हो। तुम जब गुस्से में होती हो तो बेहद अच्छी लगती हो। इसी तरह जब तुम्हारा घबरा करके अपने नाखून रगड़ती हो तो बेहद प्यारी लगती हो, और जब तुम मुस्कुराती हो तब तो। वो कुर्सी से टेक लगा करके मुस्कुरा दिया था। एक दिन तुम्हारी ये मासूम हरकतें मेरी जान ही ले लेंगी। मैडम, आप आ गई। दोपहर में शर्मा जी अचानक से अंदर घुसे थे। वो हड़बड़ा करके सीधी हुई थी। उसका आधा से ज्यादा काम हो चुका था, तो उस सर सीट से टिका करके आंखें बंद करते हुए आराम करने लगी थी। अपने पान भरे मुंह से ओही ही करके हंसते हुए सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया था। आपका पहला दिन था तो मैं खुद ही आपके खाने का ऑर्डर लेने चला आया था। आपको क्या सब पसंद है? दम बिरयानी, चाउमीन, पास्ता, राजमा चावल, रोटी, पनीर? बस बस शर्मा जी, इतने सारे नाम मत बताइए। मैं सादा खाना पसंद करती हूँ, वो संभलते हुए बोली थी। वैसे आपके बताए नाम काफ़ी अच्छे हैं, मगर शुक्रिया, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मैं अपना टिफ़िन लाई हूँ। पर मैडम जी, मुझे बड़े साहब ने जिम्मेदारी दी है कि आपके पहले दिन के लिए बढ़िया लंच की व्यवस्था करने के लिए। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो परेशान हुआ था। कोई जवाब नहीं देना है आपको शर्मा जी, कह दीजिएगा मैंने खा लिया है। आपको और कोई काम है शर्मा जी? वो बोलने के बाद टालने वाले अंदाज में बोली थी। नहीं मैडम, मैं जाता हूँ, आप अपना काम कीजिए। वो उठ करके चल दिया था। सर, सुरभि मैडम ने खा लिया है। वो खुद कैंटीन में भरपेट खाने के बाद चौधरी जी के पास जा करके बोला था। चौधरी जी सादा खाना ही खा रहे थे। वो उनके सेहत को देख करके बनाया जाता था।
ओह, ये फाइल रेडी हो जाता तो आज मैं भी सुरभि के साथ जा करके खाता। आकाश बगल के केबिन से शर्मा जी की आवाज सुन करके सोच रहा था। उसने आज का खाना केबिन में ही मंगवा लिया था क्योंकि आज उसे बहुत काम था। दार्सिल ने उसके काफी खुशामद करने पर एक सप्ताह में सारे पेपर्स हर रोज तैयार करके सौंपने का काम दिया था, इसलिए वो बेहद बिजी था। कल रात में उसने घर में बैठ करके 1 महीने का अकाउंट क्लियर करके दार्सिल को दिया था। वो अभी वो सुरभि से दोबारा चेक करवा रहा था। आकाश, सुबह तुमने 1 महीने का अकाउंट फाइल भेज दिया था। दूसरे महीने का जितने दिन तक का अभी तक क्लियर हुआ है चौधरी जी के हाथों मेरे पास भेजो। मैं एक नज़र देख करके वापस भेजता हूँ। तब तक तुम खाना खा लो। दार्सिल ने इंटरकॉम पर फोन किया था। मैं आई कमिन सर। सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर आने के कारण वो हाँफते हुए बोले थे क्योंकि लिफ्ट अभी बिजी था। आइए शर्मा जी बैठिए, लाइए फाइल दीजिए। दार्सिल उसे घूरते हुए बोला था। उसने फाइल टेबल पर रख दी थी। और कोई काम सर? वो घबराते हुए पूछ रहे थे क्योंकि दार्सिल की तेज नजरों से उन्हें उसके गुस्से में आने का पता चल रहा था। अच्छा शर्मा जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। वो पेपर वेट से खेलता बोला था। आप पढ़े लिखे तो हैं ना? जी सर, मैंने आईआईटी किया है, तभी तो सर ने मुझे काम पर रखा है। वो अब पूरी तरह से डर गए थे। आज तो मारे गए बेटा शर्मा। सर ना जाने अब क्या पूछेंगे, वो जवाब दे करके मन में सोच रहे थे। गुड, अब तो जवाब सही ही दीजिएगा। किसी लड़की के कमरे में नॉक किए बिना जाना क्या शिक्षित होने की निशानी है? वो जोर से गुस्से से बोला। शर्मा उछल करके उठ खड़े हुए थे। आपने मिस सुरभि के कमरे में जाने से पहले एक बार भी नॉक किया या अंदर जाने की अनुमति मांगी थी क्या? गलती हो गई सर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज प्लीज सर, आज माफ कर दीजिए। वो घबरा करके हाथ जोड़ करके बोल रहा था। उनके बार बार खुशामद को सुन करके दार्सिल को गुस्सा कुछ शांत हुआ था। ठीक है, आज मेरा भी 1.5 साल बाद पहला दिन है तो आपको माफ करता हूँ, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये फाइल वापस आकाश को दे दीजिएगा। अब जा करके अपना काम कीजिए। और सुनिए, उसने फिर पीछे से आवाज दिया था। वो सामने मुड़ गए थे। चार्म लाइट में एक टेबल बुक करवा दीजिए। कुछ देर बाद की। ओके ओके सर, मैं अभी करवा देता हूँ। और वो तेजी से भागा था। दार्सिल कुर्सी से उठ करके खिड़की के पास चला गया था। शीशे के बाहर का मौसम बेहद सुहावना चल रहा था। सुरभि, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने इंटरकॉम से उससे पूछा था। वो सर, खाने ही वाली थी। ये फाइल बस थोड़ी सी बची है, वो घबरा करके बोली थी। उसे वैसे ही रहने दो और मेरे कमरे में आओ, वो आदेश देते हुए बोला था। सुरभि सोचने लगी, अब क्या बात हो गई, पर उसे जाना तो था ही। दार्सिल कभी भी उसके कमरे में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहां रक्षित की यादें बसी थी जो उससे सहन नहीं होती थी। दरवाजे को नॉक करके वो अंदर गई थी। जी सर, कोई काम था? वो खड़े खड़े पूछ रही थी। दार्सिल उठ करके अपने कोट पहनता बोला, चलो मेरे साथ। सुरभि बिना कुछ समझे उसके पीछे भागी थी। वो दोनों लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर पर आए थे। दार्सिल एक कमरे में घुसा था। पापा, मैं आधे घंटे में आता हूँ। सुरभि भी मेरे साथ जा रही है, आप टेंशन मत लीजिएगा। चौधरी जी मुस्कुरा दिए थे। ओके बेटा, जाओ। केबिन में आकाश ने सुरभि के साथ जाने की बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। चार्म लाइट शहर का सबसे बड़ा और आलीशान 5 स्टार होटल था, जहां जाने के लिए सामान्य लोग सोच भी नहीं पाते थे। ड्राइवर ने गाड़ी पोर्च में रोक करके दार्सिल के साइड का दरवाजा खोला था। आओ सुरभि। उसकी तरफ का दरवाजा दार्सिल खुद से खोल रहा था। वो आश्चर्यचकित होकर के सामने देख रही थी। क्या हुआ? चलो, आज तुम्हें मैंने बहुत डांटा, इसलिए ये सारी ट्रीट दे रहा हूँ। हंस करके वो उसे उतारने का इशारा करने लगा था। सर, मैं इतने बड़े होटल में नहीं जा सकती, आप खा करके आइए, मैं गाड़ी में ही बैठती हूँ। वो बेहद नर्वस होकर के बैठी ही रही। क्यों नहीं जाओगी? ये तुम्हारे लिए ट्रीट है सुरभि, तुम नहीं जाओगी तो कैसे होगा? आओ चलो, हमारा टेबल बुक है, इसे कैंसिल भी नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ चला था। सर सर, सुनिए तो।
वो पीछे से पुकारती नीचे उतर करके 2 कदम बढ़ी थी। दार्सिल रुक करके पलटा था। सर, मेरे कपड़े इतने बड़े होटल के लायक नहीं हैं, मैं यहाँ मिसफिट हूँ। वो मिमियाई थी। मिस सुरभि दास, यहाँ आप किसी से कंपटीशन करने नहीं आई हैं, समझे? आप जैसी भी हैं बेहद अच्छी लग रही हैं। कपड़े शालीनता भरे होने चाहिए, जो आपने अच्छे से मेंटेन किया है। अब और कुछ जानना है आपको? वो गुस्से में आ चुका था। सुरभि डर गई थी। नो नो सर, चलिए। सर झुकाए वो दार्सिल के पास आते हुए बोली थी। आइए आइए सर, आपका टेबल रेडी है। होटल का मैनेजर खुद वेलकम के लिए आया था। ये आपकी मिसेज हैं? वो हंस करके पूछ बैठा। सुरभि ने घबरा करके दार्सिल को देखा था। उसकी नजरें भी उसे ही देख रही थी। मैनेजर की बातों ने उसके दिल के सारे तारों को सतरंगी धुन दे दिया था। वो हौले से मुस्कुरा दिया। नो, ये मेरी दोस्त हैं। मैनेजर उन्हें ले करके एक केबिन में आया था। ये रहा सर आपका टेबल, आप बैठिए, मैं वेटर को ऑर्डर लेने भेजता हूँ। तुम्हारी पसंद क्या है सुरभि? दार्सिल के पूछने पर वो सोचने लगी थी। इतने बड़े होटल के खाने भी बड़े टेढ़े मेढ़े नाम वाले होते हैं। मैं क्या बताऊं सर को? वो टेंशन में आ गई थी। उसकी चिंता को देखते हुए दार्सिल ने खुद ही वेटर को ऑर्डर कर दिया था। तुम्हें अच्छा तो लगा ना खाना? वो हंस करके खा करके बाहर निकल रहे थे तो दार्सिल ने पूछ लिया था। जी सर, अब चलिए, मेरा काम बचा हुआ है। वो फाइल्स अधूरी रहने का सोच करके बोली थी। दार्सिल ने नाराजगी से उसे देखा था। इस लड़की को हमेशा काम की ही बस दिखता है, वो मन में सोचता गाड़ी की तरफ चलने लगा था। ऑफिस आ करके सुरभि फिर से काम में लग गई थी और दार्सिल वर्करों से मिलने चला गया था। शर्मा जी ने उसे कई बिजनेसमैन के बिल्डिंग निर्माण प्रोजेक्ट दिखाए थे। उसी के निर्माण कार्य के लिए वो वर्कर सेलेक्ट करने गया था। कल से उसे साइट पर जाना था। शाम होने पर चौधरी जी ने आकाश को उसी के द्वारा पिछले महीने किए गए कंप्लीट 2 प्रोजेक्ट वर्क ले करके दार्सिल के कमरे में भेजा था। जो दार्सिल ने मंगवाया था वो खुद घर के लिए निकल रहे थे। सर, ये रहे प्रोजेक्ट फाइल, ये पूरी तरह कंप्लीट हैं। इनमें रेहान ग्रुप्स और साहेब मिल्क मिल्स को बनाने में लगे पूरे अमाउंट लिखे हुए हैं। ये मैंने पिछले महीने ही कंप्लीट करवाए थे। सर ने आपको देख लेने को कहा है। आकाश अंदर आने के लिए बोला तो दार्सिल फाइल खोल करके देखने लगा। आकाश, ये साहेब मिल्स के तो सब कुछ ठीक लग रहे हैं, मगर रेहान ग्रुप्स के निर्माण में इतना ज्यादा अमाउंट खर्च हो गया। वो चौंक गया था। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी थी, उसके हिसाब से ज्यादा पैसे खर्च किए गए थे। सर, उसमें कुछ अच्छे क्वालिटी के रेत मिलाया था मैंने। दार्सिल की तीखी नजरों का ताव ना लाते हुए वो नजरें झुकाए हौले से बोला था। वो मन ही मन कुढ़ रहा था। जब ये पूरी कंप्लीट थी तो दार्सिल को देखने की जरूरत क्यों पड़ी? पर ये बात वो बोल नहीं सकता था। कुछ देर सोचने के बाद दार्सिल ने उसे भेज दिया था और बहुत गौर से अब अमाउंट कैलकुलेशन करने लगा था। मुझे कल जा करके इस बिल्डिंग को एक बार चेक करना पड़ेगा। वो सोचते हुए फाइल बंद करके सुरभि को हाल चेक करने को लगा दिया था। वो अभी भी बहुत व्यस्त थी। उसे हंसी आ गई थी। हेलो सुरभि, कैसी हो? उसके पुराने फोन पर सोमित का फोन आया था। वो उससे बात करने लगी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो मुस्कुरा करके बोली थी। दार्सिल अचानक अलर्ट हो करके सब सुनने लगा था। मैंने सुना है आज से तुम चौधरी इंटरप्राइजेज में काम करने लगी हो। बहुत बधाई हो तुम्हें। देखो, अपने इस होने वाले कम पैसे वाले गरीब पति को भूल मत जाना। उधर से उसकी मुस्कुराती आवाज आई तो सुरभि खिलखिला करके हंस दी थी। ऐसा नहीं होगा सोमित जी, बस ये कुछ साल मुझे काम करने हैं, फिर तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो शर्माते हुए बोली थी। उसकी पलकें शर्म से बोझिल हो उठी थी। हाँ सुरभि, मैं भी उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वो सुरभि की बात से झूमता दिल से बोला था। सुरभि कुछ जवाब देती तभी इंटरकॉम बज उठा था। 1 मिनट सोमित जी, आप लाइन पर रहिए, उसको बोलती वो रिसीवर उठाई थी। सुरभि, तुम्हारा काम हो गया हो तो लेकर के आओ, मुझे देखना है। दार्सिल ने बुलाया था। उसे अभी सोमित से और बात करनी थी, पर 5 मिनट का काम बाकी था। वो मन मारती उसे रखने को बोली और साथ ही अपना नया
नंबर भी लिखा दी थी। ठीक है सुरभि, तुम काम करो, मैं कल फोन करूंगा, आई लव यू, बाय। वो बोल करके सुरभि के बोलने का इंतजार कर रहा था, पर वो तो दार्सिल के आर्डर से घबरा करके तेजी से फोन काट करके फाइल पर काम करने लगी थी। कुछ देर उसने प्रोजेक्ट के डिजाइन देखने में बिता दिए थे। दरवाजे पर होती नॉक से वो चौंका था। आओ सुरभि। सर ये लीजिए, इस अकाउंट के पिछले पूरे महीने का लेन देन क्लियर करके मैं निकाल दी हूँ। कितने पैसे कहाँ से आए और कहाँ ट्रांसफर किए गए सारी डिटेल है। वो बताते हुए फाइल रखी थी। ठीक है, मैं कल देखता हूँ, तब बताऊंगा कि तुमने काम कितना सही किया है। अब घर चलते हैं, 8:30 बजने वाले हैं। तुम अपने बैग ले करके रूम में आ जाओ। रूम लॉक करने स्वीपर आ रहा होगा। दार्सिल बहुत इम्प्रेस हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि महीने भर का डाटा वो एक दिन में निकाल करके रख दी। उसने तो इसी फाइल के बहाने फोन पर किसी सोमित से बात करने के लिए उसे झाड़ने वाला था, पर वो अपना काम कंप्लीट करके आई थी। वो अब सुरभि को बिल्कुल भी डांट नहीं सकता था, पर उसे सोमित नाम के लड़के से फोन पर मुस्कुरा करके बात करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोई रिश्तेदार होगा, मैं बेकार में अपना दिमाग गर्म कर रहा हूँ। उसके जाने के बाद दार्सिल कोट पहनते हुए सोच करके खुद को बहलाने लगा था। सुरभि, तुम्हारा घर आ गया, उठो। दार्सिल उसे पुकार करके उठा रहा था। वो पूरे दिन अपना दिमाग खपा करके थक गई थी। गाड़ी में बैठते ही वो सो गई थी। पूरा रास्ता दार्सिल ने उसकी सूरत देख करके बिताया था। उसने एक फोटो भी उसकी खींच ली थी। सुरभि, उठो ना, आज घर नहीं जाना है क्या? फिर से मुस्कुराता वो उठा रहा था, पर उसकी गहरी अलसाई सी नींद टूट ही नहीं रही थी। दार्सिल ने हिम्मत करके उसके कंधे पकड़ करके हिलाया था। सुरभि उठो। कौन है, कौन है? वो खुद को छुए जाने के एहसास से हड़बड़ा करके सीधी हुई थी। खुद को गाड़ी में पा करके उसके होश बेहाल हो गए थे। सामने दार्सिल हंसता उसे ही देख रहा था। सॉरी सुरभि, तुम उठ नहीं रही थी, इसलिए तुम्हारे कंधे को पकड़ करके उठाना पड़ा। वो शर्मिंदा हो उठा था। इट्स ओके सर, मुझे शायद गहरी नींद आ गई थी। मैं जाती हूँ, थैंक यू यहाँ तक छोड़ने के लिए। उस सपाट स्वर में बोलती उतर गई थी। दार्सिल के बाय का जवाब दे करके वो सड़क पार करके घर के पास जा रही। सुरभि, इतनी रात को उसके साथ गाड़ी में कहाँ से आ रही हो? इतनी देर से वहाँ गाड़ी रोक करके क्या हो रहा था? रंजन एक दुकान के बेंच से उठ करके उसके सामने आकर के खड़ा हुआ था और कड़क आवाज में पूछ रहा था। उसने पूरे दिन सुरभि की सारी जानकारी निकाली थी और शाम से ही यहाँ चौंक करके बैठा उसके आने की राह देख रहा था। समय देखा है तूने? 9:15 बजने जा रहे हैं। गुस्से से वो उसे घूर रहा था। तुमसे मतलब? मैं कहीं जाऊं, कभी आऊं और किसी के साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्यों बताऊं? आज दिन का थप्पड़ भूल गए तुम क्या? वो भी गुस्से से ही बोल रही थी। रंजन, तुम जो गुंडागर्दी किया करते हो वही किया करो। मेरे पीछे आने या मुझ पर नजर रखना छोड़ दो। उनके झगड़े को गाड़ी के शीशे से देखता दार्सिल गुस्से से खौलने लगा था। सुरभि को उससे लड़ता देख करके वो कुछ देर तक रुका रहा, पर जब उसने सुरभि को हाथ पकड़ करके पीछे घुमा दिया और कुछ बोल रहा था तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा था। सर, सर, वो आदमी इस एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है, आप प्लीज मत जाइए, डरते डरते वो दार्सिल से बोला था। चुप रहो तुम, अपना काम किया करो, मुझे मत समझाओ। उसे डांट करके दार्सिल ने सामने देखा तो वो उसे दौड़ती अपने घर के दरवाजे पर जाती दिखी थी। दार्सिल को उसके हाथों के हिलने के अंदाज से लग रहा था कि वो अपने आंसू पोंछ रही है। उसका दिल कर रहा था उस आदमी का सर जा करके फोड़ दे, पर पहले वो सुरभि से इस सुबह शाम के टार्चर की सारी सच्चाई जानना चाहता था। सुरभि घर के अंदर चली गई थी और वो आदमी भी अपने बाइक पर सवार हो करके दूसरी तरफ चला गया था। अब क्यों रुके हो, घर चलो, गुस्से से खौलता वो बोला और सर सीट से टिका दिया था। भैया, सुरभि मोहन के गेट खोलते ही उससे लिपट करके रो दी थी। मोहन को थोड़ा डर सा लगा कि उसे क्या हुआ।
वो कभी ऐसे नहीं रोई थी। क्या हुआ सुरभि, किसी ने कुछ कहा है क्या? तू तो दार्सिल सर के साथ आने वाली थी ना? उसे आंगन में चौकी पर बैठा करके वो पूछने लगा था। वो अपने चेहरा हाथों में छुपाए रोए जा रही थी। कुछ बोलेगी तब तो पता चलेगा, क्यों रो रही है, बोलो। उन दोनों की बातचीत की आवाज से रूपा बाहर आई थी और गुस्से में बोली, मैं दार्सिल सर के साथ ही आई हूँ। वो रोड पार करके आ रही थी तो रंजन ने मुझे रोक करके धमकी दी है। उसने दिन में भी मेरा हाथ पकड़ करके काम करने से मना कर दिया था, तो मैं उसको थप्पड़ मार दी थी। वो आंसू बहाते हुए बोल रही थी। मोहन का चेहरा अचानक सूख गया था। हे भगवान, इस लड़की ने आफत को निमंत्रण दे दिया है। अब क्या होगा? रूपा माथा पकड़े बोली और कुर्सी खींच करके बैठ गई थी। तू ज्यादा अपने आप को काबिल क्यों समझती है? क्यों मारा तूने उसे? वो चीखने लगी थी। हे प्रभु, इसने कहीं जाने आने के लायक नहीं छोड़ा हमें। अब हमें कौन बचाएगा? भाभी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था तो क्या मैं मारती नहीं उसे? उसने मासूमियत से आंसू बहाते हुए कहा था। मोहन परेशान होकर के चुप था। वो कुछ सोचता बोला, क्या धमकी दी है उसने? वो मुझसे शादी करके अपनी गुलाम बनाएगा, यही धमकी दी है। उसे मेरा काम करना पसंद नहीं है, वो मेरे साथ बात करना चाहता है। अच्छा, जा अभी तू सो जा, मैं आज खाना होटल से ले आता हूँ, कल बात करेंगे। उसे सुरभि पर दया आ गई थी। रूपा गुस्से से उसे देखती मुंह टेढ़ा करके मोहन के पीछे दरवाजे बंद करने चली गई थी। जाओ महारानी, आराम करो। और सुन, कल से रंजन जो बोले उसे चुपचाप सुन करके आया जाया करना। हो सके तो उसकी बातों का अच्छे से जवाब भी दे दिया करना। मैं नहीं चाहती कि कल को तेरे कारण वो मोहन को कुछ नुकसान पहुंचाए। उसे डांटती बोल करके वो अपने कमरे में बड़बड़ाती जाने लगी थी। यहाँ जितनी आमदनी नहीं है उतना खर्चा ही होता है। 2 रोटी बनाने में समय कितना लगता है, पर नहीं, आज महारानी बहुत दुखी हैं, इसलिए आराम करें। भाभी वो रूपा के पीछे आई और उसके आगे हाथ जोड़ करके जमीन पर बैठ गई। वो गुस्से से उसे देखने लगी थी। भाभी, मैं ये नौकरी छोड़ दूं? मुझे सिलाई भी तो आती है ना, मैं घर में सिलाई किया करूंगी। प्लीज भाभी, आप भैया से बात कीजिए ना। यदि मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो वो मेरे पीछे नहीं आएगा। मैं किसी बुटीक से कांटेक्ट करके अच्छी कमाई कर लूंगी। बड़ी उम्मीद से उसे देखती सुरभि बोली थी। उसकी दोनों आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ऐसा सोचना भी मत, तुझे किसी भी हाल में नौकरी करनी ही होगी। अब जा करके आराम कर। मोहन खाना ले करके आएगा तो आ करके परोस देना। वो अंदर जा करके पर्दा खींच ली थी। सुरभि उठी और भाग करके अपने कमरे में गई। वो बिस्तर पर गिरते ही फूट फूट करके रो दी थी। पापा, आप मुझे क्यों छोड़ गए? आज आप होते तो रंजन मेरे साथ ऐसा नहीं करता। इससे तो अच्छा होता आप मुझे भी अपने साथ ले जाते। उसे याद आ रहा था जब उसने दिन के थप्पड़ मारने वाली बात रंजन को याद दिलाई तो किस तरह से रंजन ने उसके हाथों को मरोड़ करके अपनी तरफ घुमा लिया था और लाल आंखों से उससे कहा था, प्यार से समझा रहा हूँ सुरभि, ये नौकरी छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। पूरी दुनिया की खुशी तेरे पैरों के नीचे ला करके रख दूंगा। अगर मेरी बात मानेगी तो ठीक, वरना तेरे साथ बहुतों की जिंदगी खतरे में डाल दूंगा। मेरी बात पर अमल करना, तुझसे जुड़े लोगों के लिए अच्छा होगा। बोल करके उसने उसके हाथों को झटके से छोड़ दिया और आगे धक्का दे दिया था और वो रोते हुए दौड़ करके अपना दरवाजा पीटने लगी थी। वो रोती रही थी और रोते रोते ही गहरी नींद में चली गई थी। मोहन खाना लेकर के आया था। उसके कमरे में जा करके उसे परोसने को बोला था, पर उसकी नींद टूटी। वो दिन वाले कपड़े ही पहने सो गई थी। मोहन ने उसे सोता ही छोड़ दिया और दोनों बच्चों को ले करके उसके पास सुला दिया। उसके कमरे का दरवाजा वो बाहर से सटा दिया था। और ऊपर खाना खा लो, डाइनिंग टेबल से वो उसे पुकार रहा था। वो मुंह फुलाए आई और आते ही सुरभि को ना पा करके बोली, तुम्हारी प्यारी बहन कहाँ रह गई? वो गहरी नींद में सो गई है रूपा, उसे सोने दो, हम दोनों खाते हैं। वो खुद से उसके प्लेट में रोटी सब्जी देते हुए बोला था। रूपा चुपचाप खाने लगी। आज ही तो इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि अब हमारे पास महीने के 1,10,000 रुपए आएंगे।
80 सुरभि के और 30 तुम्हारे। पर देखो, आज ही तुम्हारी बहन ने एक नया कांड कर दिया। वो खाते हुए गुस्से से बोल रही थी। मोहन भी गुमसुम सा खाए जा रहा था। सुनो मोहन, यदि वो यानी रंजन तुम्हें कुछ कहे तो उससे माफी मांग लेना, वरना वो गुस्से से कुछ भी कर सकता है। हाँ, मैंने भी तो यही सोचा है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो सोचते हुए बोला और खाने लगा था। इधर दारसिल अपने कमरे में पूरा चक्कर काट रहा था। उसे बस यही सोच करके गुस्सा आ रहा था कि उस आदमी की हिम्मत कैसे हुई सुरभि का नाजुक हाथ पकड़ करके मरोड़ देने की। उसे जितना उस आदमी पर गुस्सा आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा सुरभि पर आ रहा था। कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बताती, मैं देख लेता, पर नहीं, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती है। चार काम क्या सीख ली मुझसे, तो अपने आप को बेहद होशियार समझने लगी है। गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसकी नजरें घड़ी पर गई थी। 10:30 हो रहे थे। उसने सुरभि को फोन लगा दिया था। हेलो सर, कोई काम है? वो नींद से बोझिल आंखें लिए वाइब्रेशन की आवाज पर उठी थी। फोन बैग से निकाल करके कान से सटाए वो बोली थी, सुरभि, मुझे जानना है वो लड़का कौन था जिसने तुम्हारे साथ सुबह बदतमीजी की थी, और अभी भी मुझे उसके बारे में पूरी बात बताओ। गुस्से से भड़कते हुए वो बोला था। सुरभि ने घड़ी देखी, उसके होश उड़ गए थे। हे भगवान, भाभी ने अभी मुझे फोन पर बात करते सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। मन में सोचते हुए उसे मोहन की याद आई थी। भैया खाना लेकर के अभी तक नहीं आए क्या? वो बेचैन सो करके सोची थी। फिर दारसिल को बोली, सर सर, कल बात करते हैं, अभी मुझे सोना है, गुड नाइट। फोन काटती वो बाहर भागी थी। भाभी, भैया अब तक नहीं आए हैं क्या? वो रंजन की धमकी को याद करके डर गई थी। वो इतनी बदहवास हो गई थी कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़े जूठे बर्तनों पर भी नहीं गई थी। भाभी, दरवाजा खोलिए ना, वो रोते हुए गेट पीटती जा रही। क्या है सुरभि, मैं कब का आ गया था और हमने खाना भी खा लिया है। देखो जा करके, अगर कुछ बचा हो तो खा लो और सो जाओ। मोहन आंखें रगड़ते हुए बोला और गेट बंद कर लिया। वो आंसू पोंछ करके कुर्सी पर आ करके बैठी थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। उसने खाने के पॉलीथिन को खोल करके देखा तो उसमें कुछ नहीं था, सब खाली पड़े थे। उसकी आंखें फिर से भड़बड़ा उठी थी। वो एक गिलास पानी पी करके अपने कमरे में सोने चली गई थी। इसने मेरा फोन काट दिया। वो गुस्से से फोन दीवार पर फेंक चुका था। इस सुरभि की तो कल मैं खबर लेता हूँ, और मुझे उस आदमी का भी पता लगाना पड़ेगा। दारसिल उसके फोन को काट देने से गुस्से से खौल रहा था। मैं कल ही एक जासूस लगाता हूँ और उस आदमी के बारे में पता लगाता हूँ। वो जा करके लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। मित्रों, क्या दारसिल सुरभि के साथ हो रही परेशानियों का हल निकाल पाएगा? क्या रंजन की धमकियों से सुरभि का जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा? जानने के लिए दोस्तों कल देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखें। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।